सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्राकल्पना के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं अब तक। और अब वो समय है जब मैं इसके जितने ही पहलू हैं, चाहे वो अर्थ हो, प्रकार हो, महत्व हो, सीमाएं हों, स्रोत हों, उनके बारे में अंत में मैं आपको संक्षेप में बता दूं। तो निश्चित रूप से आज का मेरा व्याख्यान उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका संबंध समाजशास्त्र से है, जिनका संबंध सामाजिक शोध से है, अनुसंधान से है या सामाजिक विज्ञानों से है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज मैं बहुत संक्षेप में प्राकल्पना के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करूंगा, बात करूंगा। सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परिभाषा के लिए मैं श्रीमती पीवी यंग, मिसिज पीवी यंग के विचार प्रस्तुत करना पसंद करूंगा। पीवी यंग प्राकल्पना को एक कार्यवाहक विचार, एक ऐसा कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, यह मानती हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट है प्राकल्पना को लेकर के कि ये एक कार्यवाहक विचार है, परंतु ये एक ऐसा विचार है जो कि उपयोगी अनुसंधान, उपयोगी खोज का आधार बनता है, अर्थात इसके बिना अनुसंधान कार्य संभव नहीं है। निश्चित रूप से प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न चरों अर्थात वेरिएबल्स के बीच संबंधों को स्थापित करती है। इतना ही नहीं, यह सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है। तो ये मैंने आपको संक्षेप में इसका अर्थ बताया। एक आदर्श प्राकल्पना की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसमें विचारकों में मतभेद भी है, या हम ये कहें कि जितने विचारकों ने जो भी कुछ बताया है इसके बारे में, उनकी सुझाई हुई विशेषताओं को हम यहाँ बता सकते हैं। एक आदर्श प्राकल्पना की प्रमुख विशेषताएं होती हैं स्पष्टता अर्थात क्लैरिटी, प्रयोग सिद्धता अर्थात एम्पिरिकल रेफरेंस, विशिष्टता स्पेसिफिसिटी, इसे उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध होना चाहिए। इट शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। इसे सिद्धांत समूहों या समूह से संबंधित होना चाहिए। इट शुड बी रिलेटेड टू और रिलेटेड बाय थ्योरी। प्राकल्पना सरल हो, क्योंकि क्लिष्ट प्राकल्पना या जटिल प्राकल्पना अनुसंधान को गलत दिशा दे देती हैं, अनुसंधान की दिशा को गलत मोड़ दे देती हैं और अनुसंधान कार्य दोषपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करेंगे परिकल्पना के प्रकारों के बारे में कि परिकल्पना के कौन कौन से प्रकार हैं। अलग अलग विचारकों ने इस बारे में बातें की हैं। गुडे और हार्ट का जो वर्गीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुडे और हार्ट के अनुसार प्राकल्पना के जो प्रकार हैं वो हैं अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित और विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। तो गुडे और हार्ट ने प्राकल्पना के 3 प्रकार बताए हैं और ये 3 प्रकार मैं दोबारा आपके सामने बता दूं। पहला जो प्रकार है वो ये कि प्राकल्पना
पहली प्राकल्पना वो है जो अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित होती है। द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज दैट वन which is related to empirical uniformities. Second type of hypothesis is the one which is concerned with complex ideal types, अर्थात दूसरे प्रकार में वो प्राकल्पना आती है जो जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित होती है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ हाइपोथेसिस suggested by Good and Hart is that one which is related to analytical variables, अर्थात तीसरे प्रकार की प्रकल्पना वो होती है जो विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित होती हैं। तो ये वर्गीकरण था गुडे और हट का। हम यहाँ कुछ और भी प्रकारों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे सकारात्मक कथनों से संबंधित प्रकल्पना, नकारात्मक कथनों से संबंधित प्रकल्पना, शून्य कथनों से संबंधित प्रकल्पना, काम चलाऊ प्रकल्पना। तो प्रकल्पना के बहुत प्रकार हैं। गुडे और हट का वर्गीकरण मैंने आपको बताया। प्रमुख रूप से शून्य प्रकल्पना और वैकल्पिक प्रकल्पना का जिक्र अक्सर किया जाता है। मैं पहले बता चुका हूं, आज इसके बारे में मैं प्रकाश नहीं डालूंगा। अब हम बात करेंगे कि प्रकल्पना का क्या महत्व होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रकल्पना का सामाजिक अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकल्पना महत्वपूर्ण होती है, यह अनुसंधानकर्ता को दिशा प्रदान करती है। तो इसके महत्व के जो बिंदु हम डिस्कस कर सकते हैं, एक तो ये कि प्रकल्पना अध्ययन के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रकल्पना अनुसंधान हेतु उचित दिशा प्रदान करती है और अनुसंधानकर्ता के लिए अनुसंधान का सुगम मार्ग तैयार करती है। प्रकल्पना अध्ययन क्षेत्र को सीमित करती है। इस प्रकार के अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित कर सके, अध्ययन क्षेत्र का अवलोकन कर सके, घटना का अवलोकन कर सके और अपनी जो सीमाएं हैं उनमें रहकर वह अपने अनुसंधान को समय पर पूरा कर सके। इसके बाद प्रकल्पना अध्ययन में जो व्याप्त अनिश्चितताएं हैं उनको दूर करती है और अध्ययन में निश्चितता को सुनिश्चित करती है। प्रकल्पना निश्चित रूप से तथ्यों के संकलन में सहायक होती है, निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है, अवधारणाओं के विकास में सहायक होती है, सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है। और शायद यही कारण है कि विलियम जॉर्ज ने कहा है इसके बारे में कि व्यावहारिक रूप से एक सिद्धांत एक विस्तृत प्रकल्पना है। यह एक सरल प्रकल्पना की अपेक्षा अधिक प्रकारों के तथ्यों से संबंधित होती है। किसी भी सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ प्रकल्पना के आधार पर किया जाता है और समापन भी प्रकल्पना की टेस्टिंग के साथ किया जाता है। यदि प्रकल्पना का सत्यापन हो जाता है, यदि वो सत्य सिद्ध होती हैं, तो वे प्रकल्पनाएं अंत में सिद्धांत का रूप ले लेती हैं और सिद्धांत के रूप में विकसित की जाती हैं। प्रकल्पना अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों को स्पष्ट करती है, प्रश्नों का सुझाव देती है। प्रकल्पना अनुसंधान को आगे बढ़ाती है, अनुसंधानकर्ता के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यह अनुसंधान की विधि तंत्रीय व्यवस्था को आधार प्रदान करते हुए निर्देशित करती है। प्रकल्पना
प्रयोगात्मक प्रविधियों के मूल्यांकन हेतु विभिन्न कसौटियां प्रदान करती है, जिनको अपनाकर जिन पर चलकर हम ये पता लगा सकते हैं कि प्राकल्पना कितनी सही है, कितनी गलत है। यह सिद्धांत के निर्माण के लिए कार्यकारी उपकरण के रूप में कार्य करती है और इस प्रकार से अनुसंधान में निष्कर्ष निकलवाने में अनुसंधानकर्ता की यह मदद करती है। प्राकल्पना की कुछ सीमाएं भी हैं, या कहना चाहिए कि प्राकल्पना के ये दोष हैं जिनसे प्राकल्पना निर्माण के समय अनुसंधानकर्ता को बचना चाहिए। पहला दोष ये कि अनुसंधानकर्ता निर्मित प्राकल्पना में अटूट विश्वास कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये बिल्कुल सच है, इसको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। प्राकल्पना केवल एक विचार है और इसकी सत्यता की जांच अनुसंधान कार्य के दौरान की जानी है। इसलिए विश्वास तो करना चाहिए, परंतु प्राकल्पना में अटूट और अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी सीमा यह है कि प्राकल्पना पर आधारित जो तथ्य संकलित किए जाते हैं, कई बार देखा जाता है कि वे तथ्य सही नहीं होते, भ्रामक होते हैं। इसके अलावा प्राकल्पना के निर्माण में अनुसंधानकर्ता की विशिष्ट अभिरुचियों, विशिष्ट संवेगों का प्रभाव पड़ता है और इनके प्रभाव में आकर वह प्राकल्पना का निर्माण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार वस्तुपरकता गायब हो जाती है। कुछ अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना को अपना प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं, प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन अनुसंधानकर्ता को ऐसा नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी को अक्षरशः पालन करने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए प्रतिष्ठा का बिंदु बनाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी प्राकल्पना गलत जा रही है तो इसमें कहीं कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ प्राकल्पनाएं तो गलत जाती ही हैं, क्योंकि अनुमान और सिद्धांत में अंतर होता है और यह आवश्यक नहीं कि जो हम प्राकल्पना लेकर चल रहे हैं वो सारी प्राकल्पनाएं हमारी सत्य सिद्ध हों या सही सिद्ध हों। प्राकल्पना के निर्माण में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। अब हम उन कठिनाइयों की बात करेंगे, जो कठिनाइयां या जिन कठिनाइयों का सामना एक अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना के निर्माण करते समय करता है। इनमें प्रमुख हैं सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित कठिनाइयां, अध्ययन प्रणालियों से संबंधित कठिनाइयां, घटना की परिवर्तनशीलता, अध्ययनकर्ता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार या पक्षपात, जातिवाद आदि। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना के निर्माण में अनुसंधानकर्ता को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उसे केवल प्राकल्पना को एक पूर्व विचार या एक अनुमानित विचार या एक अनुमान के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। उसे प्राकल्पना को अपना प्रेस्टीज इश्यू या प्रतिष्ठा का बिंदु नहीं बनाना चाहिए और उसे इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्राकल्पना सिद्धांत नहीं है, मात्र एक पूर्व विचार है। इसका परीक्षण किया जाना है, इसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना है। अगर सत्यता सिद्ध होती है तो बहुत अच्छी बात है, वो सिद्धांत बन जाएगी। अगर उसकी सत्यता सिद्ध नहीं होती है तो
उस बात को लेकर के उसे घबराना नहीं चाहिए।